बच्चों, आशा है आप सभी लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे और अन्य आदेशों तक ऐसे ही लॉकडाउन का पालन करेंगे। हम आप सबको ऑनलाइन क्लासेस की सहायता से अध्ययन और अध्यापन कार्य कराएंगे। मैं नरेंद्र सिंह कृषक विद्यापीठ इंटर कॉलेज मणिनगर भोपाल मैनपुरी से कृषि विषय पर अध्यापन कार्य करूँगा। कृषि विषय में आज हम चर्चा करेंगे जल निकास तथा जल निकास की विधियों की। अब आते हैं कि जल निकास का अर्थ क्या है। जल निकास का सीधा सीधा सा अर्थ होता है कि खेत से फसलों की बढ़वार के लिए आवश्यकता से अधिक जल को कृत्रिम विधियों द्वारा खेत से बाहर निकाल देना जल निकास कहलाता है। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो फसलों के सफल उत्पादन हेतु खेत से आवश्यकता से अधिक जल खेत से बाहर कृत्रिम विधियों द्वारा निकालने की क्रिया जल निकास कहलाती है। अब इसी में बात करते हैं कि जल निकास आवश्यक क्यों होता है। तो जल निकास इसलिए आवश्यक होता है कि खेत में यदि जल भरा रहेगा तो खेत की जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, हवा का आवागमन नहीं हो पाएगा, वो जैसे भूमि का वातायन रुक जाएगा, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता नष्ट हो जाएगी और भूमियाँ दलदल हो जाएंगी। जैसे दलदली हो जाती भूमियाँ वैसी हो जाएंगी। अगर अधिक समय तक खेत में पानी भरा रहा तो खेत को तैयार करने के लिए जो जुताई बुआई आदि कार्य होते हैं वो सब लेट हो जाएंगे। मृदा का तापमान कम हो जाता है। अगर पानी भरा रहेगा निश्चित सी बात है कि मृदा का तापमान कम हो जाएगा। पानी भरे रहने से कम हो जाता है। यदि पानी भरा रहा खेत में तो हानिकारक लवण भी वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे और जब धीरे धीरे बाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी उड़ जाएगा तो वो लवण वहीं मृदा में इकट्ठे रहते हैं, जिससे मृदाएँ ऊसर भी हो जाती हैं। कुछ फसलें तो इतनी संवेदी होती हैं कि यदि उसमें 24 घंटे तक पानी रुका रहता है तो वो पूरी की पूरी फसलें नष्ट हो जाती हैं। अब इसी में अगली हेडिंग है जल निकास के लाभ। जल निकास के अत्यंत ही महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। सबसे पहला लाभ अगर हम बात करें तो पहले लाभ में कि वातायन बढ़ जाता है। इसका मतलब ये होता है कि भूमि में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रूप में पहुंचती है, जिससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। बीजों का अंकुरण अच्छा होने के साथ साथ जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का अवशोषण करती हैं, जिससे पौधा ओजस्वी होता है। पौधे में सारी क्रियाएं सुचारू रूप से होती हैं। दूसरा पॉइंट ये है खेतों से जल निकास होने पर खेतों की जुताई बुआई आदि कार्य समय पर व शीघ्र हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि हानिकारक लवण भूमि की ऊपरी सतह पर एकत्रित नहीं हो पाते हैं, जिससे भूमियाँ ऊसर नहीं होने पाती हैं। चौथा पॉइंट ये है कि यदि मृदा में जल निकास का उचित प्रबंध किया जाए तो मृदा अपरदन रोका जा सकता है। उचित जल निकास होने पर मृदा में जो सूक्ष्म जीवाणु जो रहते हैं उनकी क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, जिससे फसलों के उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। अब अगली और महत्वपूर्ण हेडिंग पर आते हैं जल निकास की विधियाँ। तो जल निकास प्रमुख रूप से दो विधियों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 होगा पृष्ठीय जल निकास, दूसरा अधोपृष्ठीय या भूमिगत जल निकास। पृष्ठीय जल निकास
को भी 3 विधियों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहली है स्थायी नालियाँ, दूसरा अस्थायी नालियाँ, तीसरा कटआउट नालियाँ। भूमिगत या अधोपृष्ठीय जल निकास की विधियों को भी हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला है टाइल ड्रेन, दूसरा पोल ड्रेन, तीसरा स्टोन ड्रेन। ये विधियाँ हैं। अब विधियों में सबसे पहले चर्चा करेंगे पृष्ठीय जल निकास की। इस विधि में खेत में जल निकास मिट्टी की ऊपरी सतह से किया जाता है। ऊपरी सतह से जल निकास करने की विधियों को पृष्ठीय जल निकास की विधियाँ कहते हैं। इसमें तो सबसे पहले हमने बात की थी स्थायी विधियों की। स्थायी विधियों में उस क्षेत्र के निचले स्थानों पर नालियाँ बना ली जाती हैं और इनको सहायक नालियों से जोड़ दिया जाता है। यह विधि ऐसे क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहाँ पर जल निकास एक प्रमुख समस्या के रूप में आती है। तो यह जल निकास की स्थायी विधि है। जल निकास की दूसरी विधि है अस्थायी नालियों द्वारा जल निकास। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें जो नालियाँ होती हैं वो अस्थायी होती हैं, जो समय आने पर उनको बिगाड़ा भी जा सकता है। तो ऐसे विधियों में खेत में जगह जगह पर 10 से 15 सेंटीमीटर चौड़ी नालियाँ बना ली जाती हैं और इन नालियों को एक बड़ी नाली से जोड़ दिया जाता है, जिनमें से आवश्यकता से अधिक जल नालियों द्वारा होकर के बाहर निकलता जाता है और जल निकास हो जाता है। जल निकास की पृष्ठीय विधि की तीसरी विधि है कटआउट नालियों द्वारा जल निकास करना। यह विधि उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहाँ पर नहरें जो है खेत के धरातल से ऊपर होती है। ऐसे स्थानों पर ये समस्या होती है कि नहरों द्वारा पानी रिस कर खेतों में पहुँचता रहता है, जिससे जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में खेत और नहर के बीच में 1 से 1.5 मीटर गहरी खाई खोदते, 1 से 1.5 मीटर चौड़ी और 0.8 से 1 मीटर गहरी खाई खोद दी जाती है, जिससे निस्चंदन या रिस करके जो पानी आता है उसमें आता रहता है और मुख्य खेत तक जहाँ फसलें उत्पादित होती हैं वहाँ वो पानी आवश्यकता से अधिक रूप में इकट्ठा न होकर फसलों को हानि नहीं पहुँचाता है। अब जल निकास की अधोपृष्ठीय या भूमिगत विधियों पर चर्चा करेंगे। इससे पहली विधि है टाइल ड्रेन्स। टाइल ड्रेन्स में क्या होता है, इसमें 10 सेंटीमीटर व्यास के टाइल्स जो छिद्रयुक्त होते हैं, इनको भूमि में एक गहराई पर, निश्चित गहराई पर इनको स्थापित किया जाता है और आपसी दूरी इनकी, सहायक नालियों की आपसी दूरी 45 से 75 सेंटीमीटर रखी जाती है। भूमिगत जल निकास की दूसरी विधि पाइप ड्रेन्स है। इस विधि में क्या होता है, 10 सेंटीमीटर व्यास के प्लास्टिक के पाइप जिनमें छेद कर दिए जाते हैं, इनको भूमि की निचली सतह में दबा दिया जाता है और इनको मुख्य नालियों में जोड़ दिया जाता है, जिससे आवश्यकता से अधिक जल इनमें से रिस कर मुख्य नालियों से होता हुआ बाहर निकल जाता है। जल निकास की तीसरी विधि इसमें है स्टोन ड्रेन्स। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पत्थर उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं, वहाँ पत्थरों को मिट्टी की निचली सतह में वी आकार में स्थापित किया जाता है। इनकी आपसी दूरी भी आवश्यकता अनुसार रखते हैं और इनसे पानी रिस कर खेत से बाहर निकल जाता है, जिससे जल निकास हो जाता है। अधोपृष्ठीय जल निकास की अंतिम विधि है पोल ड्रेन्स। ऐसे स्थान जहाँ पर लकड़ियाँ पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं, वहाँ पर लकड़ियों को 60 से 90 सेंटीमीटर की गहराई में तथा 30 सेंटीमीटर की चौड़ाई में
व्यवस्थापित कर देते हैं वी आकार में, और वहाँ से पानी रिस रिस कर उन नालियों की सहायता से, मुख्य नालियों से होता हुआ बाहर निकल जाता है। तो बच्चों, ये आपके हाई स्कूल का प्रमुख चैप्टर है जल निकास का, उसका टॉपिक पूरा होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर बार परीक्षाओं में आता है। इसको अच्छी तरह से तैयार करना है, अपनी कापी पर भी लिख लेना है। इसके लिखित नोट्स भी आपको मुहैया करा दिए जाएंगे। धन्यवाद।